सब्जेक्ट आरसीसी, यूनिट थर्ड शियर एंड एंकरेज बॉन्ड। तो यूनिट थर्ड में हम देख चुके थे कि शियर क्या होता है और शियर आरसीसी स्ट्रक्चर में शियर रिइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है वो भी हम जान चुके थे। पर अब हम देखते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में एंकरेज बॉन्ड क्या होता है। एंकरेज बॉन्ड, तो बॉन्ड से आप क्या समझते हैं? बॉन्ड क्या होता है? कोई पकड़ की कोई दो चीजें जब एक दूसरे को आपस में पकड़ी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। तो आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए कौन सी दो चीजों के बीच में बॉन्ड होता है? हम अपने एजम्पशंस में ही देख चुके हैं, कंक्रीट और स्टील के बीच में आपसी बॉन्ड होता है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में अगर हम बॉन्ड को डिफाइन करें तो बॉन्ड को क्या कह सकते हैं? बॉन्ड क्या होता है? बार और चारों ओर की कंक्रीट के बीच की सतही पकड़ को बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड कहते हैं। तो अगर हमारी ये बार है और ये कंक्रीट इसके चारों ओर इस तरीके से लगी हुई है, तो इस छड़ के चारों ओर की कंक्रीट जो इसके चारों ओर लिपटी हुई है वो क्या है? इसको पकड़े हुए है और इसी पकड़ को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। जब इस बार पर कोई फोर्स कार्य करेगा तो ये जो छड़ है ये बाहर खिसकने की कोशिश करेगी, कंक्रीट से बाहर आने की, स्लिप करने की कोशिश करेगी, जिसको कंक्रीट क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा, इसको बाहर जाने से रोकेगा। ये कंक्रीट इस बार को बाहर जाने से रोकेगा, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो इस फोर्स के अपोज ये कंक्रीट क्या करता है? रेसिस्टेंस लगाता है, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस। जो इसको बाहर जाने से रोक रहा है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड स्ट्रेस। तो बॉन्ड स्ट्रेस को देखा जाए क्या होता है? बार की लंबाई के समानांतर चारों ओर की कंक्रीट और बार के इंटरफेस के बीच प्रति एकम क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला कर्तन बल बॉन्ड स्ट्रेस कहलाता है। और इस बॉन्ड स्ट्रेस को हम टाउ बीडी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टाउ बीडी से। अब बॉन्ड स्ट्रेस क्या है हमारा? इस कंक्रीट के बार के इंटरफेस प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला कर्तन बल। तो ये चीज तो हमें पता चल गया कि हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में पकड़ जितनी मजबूत होगी, बॉन्ड जितना अधिक अच्छा होगा, हमारा स्ट्रक्चर उतना अधिक अच्छा होगा। तो एक अच्छा बॉन्ड हम कैसे बना सकते हैं? एक अच्छे बॉन्ड के क्या तरीके हो सकते हैं? तो एक अच्छे बॉन्ड के उपाय क्या क्या है? आप किन तरीकों से बॉन्ड को अच्छा कर सकते हैं? तो पहला क्या है? पकड़े हुए कौन है? कंक्रीट। तो अगर हम इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो क्या होगा? हमारा बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसकी सामर्थ्य अधिक होगी तो ये इसको पकड़ने में और अधिक सामर्थ्यवान होगी। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर कंक्रीट की स्ट्रेंथ से मतलब क्या होता है? ग्रेड।
अगर कंक्रीट की ग्रेड M20 है तो आप उसको M25 कर दीजिए, M30 कर दीजिए, मतलब कि ग्रेड को बढ़ाकर, स्ट्रेंथ को बढ़ाकर हम अपना बॉन्ड अच्छा बना सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, कंक्रीट कवर की मोटाई अधिक करके, मोटाई बढ़ाकर, कंक्रीट कवर की मोटाई, हमें जैसे पता है कवर क्या होता है, जो हमारी बार को कवर किए होता है, बार के चारों ओर जो कंक्रीट का आवरण होता है। तो जितना अधिक ये मोटा होगा आवरण, उतना ही अधिक हमारा अच्छा बॉन्ड होगा। अगर आपकी बार ये है इतनी मोटी और इस पर आपने सिर्फ इतनी ही कंक्रीट लगाई है, तो क्या ये इसको पकड़ पाएगी? नहीं पकड़ पाएगी। जितना ज्यादा ये मोटाई होगी इसको कवर करने के लिए, उतना ही अधिक अच्छा आपका बॉन्ड होगा। दूसरा आप कह सकते हैं नेक्स्ट, प्रोवाइड हुक। अगर आप अपनी बार में हुक बना देते हैं तो और अच्छा बॉन्ड बनेगा। अभी आपकी बार सीधी गई हुई है, तो सीधी बार क्या है, अगर इसमें फोर्स लगेगा तो ये स्लिप होकर बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इसमें कोई पकड़ ठीक से नहीं है, ये सीधी सीधी है। अगर इसी बार को हम हुक बना दें इस बार में, आपने मोस्टली देखा आरसीसी बार्स में हुक्स बनाए जाते हैं, उनको मोड़ा जाता है कुछ इस तरीके से, जिससे क्या होता है, इधर की कंक्रीट इसको जकड़ लेती है और इसको बाहर निकलने से रोक देती है। तो अगर हम अपनी बार में हुक बनाते हैं तो हमारा बॉन्ड बहुत अधिक मजबूत बनेगा। नेक्स्ट होता है लोअर डाया ऑफ बार यूज करके। जितने कम व्यास की छड़ आप यूज करेंगे उतना ही अधिक आपका बॉन्ड अच्छा होगा। अगर आपकी बार जितनी पतली है तो उसके कंक्रीट को क्या मिलेगा, उसको घेरने के लिए अधिक एरिया मिलेगा, तो इस तरीके से बॉन्ड आपका मजबूत होगा। लेकिन जहां पर आपकी मोटी बार है और कंक्रीट आपकी इतनी है, तो कंक्रीट उसको नहीं पकड़ पाएगी और वो जल्दी से बाहर निकल जाएगी। तो कम व्यास की छड़ों को यूज करके हम बॉन्ड को बढ़ा सकते हैं। और मेन फेवरेट टॉपिक आइडिया होता है टोर बार का यूज करके। आजकल मार्केट में टोर बार ही आती है। टोर बार कैसी होती है, ये हम पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके थे। ऐसी बारें इठी हुई बारें, जो कि इठी हुई होती हैं। इनमें क्या होता है, इनको बनाया ही बॉन्ड के उद्देश्य के लिए गया है, ताकि जो कंक्रीट है इनके इठे हुए पार्ट्स में भर जाए और उसको अच्छी तरीके से जकड़ ले। प्लेन बार जो होती है उस पर से क्या है, कंक्रीट स्लिप हो जाती है, क्योंकि वो प्लेन होती है, कंक्रीट स्लिप हो जाती है। बट टोर बार में वो अच्छे से जकड़ जाती है। तो अगर हम टोर बार का यूज करते हैं तो हमारा बॉन्ड अच्छा बनता है। और आजकल मार्केट में हमें टोर बार ही मिलती है इसी वजह से, ताकि बॉन्ड अच्छा है। इसका मतलब बॉन्ड का बहुत बड़ा रोल है आरसीसी स्ट्रक्चर में। अब हम देखते हैं बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आपका पहला बॉन्ड होता है डायरेक्ट बॉन्ड, आपका दूसरा बॉन्ड होता है लोकल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट बॉन्ड क्या होता है। डायरेक्ट बॉन्ड क्या होता है, यदि आपकी ये कोई बार है, यदि आपकी ये कोई बार है, तो ये क्या है, ये छड़ हमारी कंक्रीट में काफी लंबाई तक दबी रहनी चाहिए, ताकि कंक्रीट की पकड़ बनी रहे। और इस पकड़ को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड कहते हैं। इसी पकड़ को हम डायरेक्ट बॉन्ड कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लंबाई में हमारी बार कंक्रीट में दबी रहे, और जिस लंबाई में ये बार दबती है उस लंबाई को हम कहते हैं एलडी, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ, या फिर इसको हिंदी में बोल देते हैं अभिलोग लंबाई। अभिलोग लंबाई। अब हमें ये तो पता है कि छड़ ज्यादा से ज्यादा लंबाई में कंक्रीट में दबी होनी चाहिए, लेकिन कितनी लंबाई तक जरूरी है कि वो
आवश्यक है कि उतनी ही दबोई रहना चाहिए, जरूरी है, मतलब कि इतना तो जरूरी है। आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए कंक्रीट में दबाने की, वो हम कैसे ज्ञात करते हैं? हमें पता है दबाना है, लेकिन कितना दबाना जरूरी है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम सेपरेटली देखते हैं। अगर हमारी कंक्रीट बार को हम अलग से देखते हैं, ये जो लंबाई है जहां तक दबाना आवश्यक है, ये क्या है? एलडी रिक्वायर्ड। इतनी डेवलपमेंट हमें आवश्यक है दबाने के लिए। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम इसको बाहर निकाल के कोशिश करके देखते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करके। तो बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर टेंशन फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम इसको कोशिश कराएं बाहर निकालने की टेंशन फोर्स लगाकर, माना छड़ पर कोई तनन बल कार्य कर रहा है, तो तनन बल टी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सिग्मा एस टी ए एस टी। यहाँ पर ए एस टी क्या है? एरिया ऑफ स्टील, जिसको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं? पाई बाई 4 और पाई का स्क्वायर, पाई का मतलब कि डाया और बार का स्क्वायर को पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ स्टील हम ज्ञात कर लेते हैं। तो टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा एस टी पाई बाई 4 डाया स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। हमने इतना फोर्स यहाँ से खींचने को लगाया। जब हम इसको खींच रहे हैं बाहर की ओर, तो ये कंक्रीट क्या कर रही है? एक आसंजक बल उत्पन्न करती है इसको रोकने के लिए। इसको रोकने के लिए एक बल उत्पन्न करती है ताकि ये रुक जाए। तो ये जो आसंजक बल है वो क्या होगा? एडहेसिव फोर्स। इक्वल टू होता है सरफेस एरिया इनटू में बॉन्ड स्ट्रेस। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एरिया इनटू स्ट्रेस। तो यहां के लिए क्या हो गया? सरफेस एरिया इनटू में बॉन्ड स्ट्रेस। तो इस बार का सरफेस एरिया, इस बार का छड़ की जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा? उसकी परिधि पाई फाई इनटू में लंबाई। ये परिधि पाई फाई इनटू में इसकी लंबाई एल डी रिक्वायर्ड इनटू में बॉन्ड स्ट्रेस हमारा किससे डिनोट करते हैं हम? टाउ बी डी से। तो आपका जो एडहेसिव फोर्स बराबर किसके है? टेंशन फोर्स के। जितना टेंशन फोर्स बाहर लगेगा उतना ही एडहेसिव फोर्स अंदर की ओर लगेगा। मतलब कि एडहेसिव फोर्स बराबर है टेंशन के, बराबर है टेंशन के। तो हम इस इक्वेशन को और इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एस टी पाई बाई 4 डाया का स्क्वायर इक्वल टू पाई फाइव इंटू एल डी रिक्वायर्ड टाउ डी डी। जहां से आप देखेंगे इस पाई से एक पाई, इस पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। हमें चाहिए इसकी वैल्यू एल डी रिक्वायर्ड की। तो एल डी रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या हो गया? पाई सिग्मा एस टी अपॉन में 4 टाउ बी डी। हमारा आवश्यक लंबाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो ये है 5 सिग्मा एस टी 4 टाउ बी डी। इस फॉर्मूले से हम अपनी एल डी रिक्वायर्ड ज्ञात कर सकते हैं कि इतनी हमें आवश्यक है कि हम अपनी छड़ को इतनी लंबाई तक अंदर दबाएं। इससे हमें छड़ की लंबाई ज्ञात होगी दबाने वाली, डेप्थ जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट डेप्थ। तो ये जो 5 सिग्मा एस टी 4 टाउ बी डी है, इसमें 5 क्या है आपका? डाया ऑफ बार। सिग्मा एस टी क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस स्टील में, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। आपका टाउ बी डी क्या है? बॉन्ड स्ट्रेस। अब इसका मान आप कैसे निकालेंगे बॉन्ड स्ट्रेस का? तो टाउ बी डी की जो वैल्यू है इसकी, ये हमें आईएस कोड में, आईएस कोड
में टेबल 21 में दी गई है। टेबल 21 में टाउ बी डी की वैल्यू दी गई है। टाउ बी डी की वैल्यू आपको आईएस कोड से ज्ञात करनी है, लेकिन आईएस कोड ने जो टाउ बी डी की वैल्यू दी है वो प्लेन बार्स के लिए दी है, और आज के टाइमिंग में हम टोर बार यूज करते हैं या फिर HYSD बार्स यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें टाउ बी डी की वैल्यू कुछ कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या कंडीशन है देखते हैं। आईएस कोड ने जो टेबल 21 में आपको टाउ बी डी की वैल्यू दी है वो दी है प्लेन बार्स के लिए। प्लेन बार्स, प्लेन बार हमारी कौन सी होती है, माइल्ड स्टील, मतलब Fe 250 वाली, या फिर आप बोल सकते हैं Fe 250। तो Fe 250 के लिए तो हमें टाउ बी डी की वैल्यू दी गई है, लेकिन अब हम यूज करते हैं HYSD, Fe 415, Fe 500। उनके लिए हम किस तरीके से निकालेंगे। ये एक टेबल है, अगर आपकी माइल्ड स्टील है Fe 250, इसमें भी दो कंडीशन होती है, एक होता है टाउ बी डी की वैल्यू टेंशन के लिए और एक होती है कंप्रेशन में। अगर आपका कंप्रेशन फोर्स लग रहा है तब अलग होगी, टेंशन लग रहा है तो अलग होगी। अगर आपका टेंशन लगा हुआ है तो आपका फॉर्मूला क्या था, प्लेन बार के लिए 5 सिग्मा एस टी फॉर टाउ बी डी, तब आपका यही रहेगा। माइल्ड स्टील है और टेंशन में है, लेकिन यहीं पर माइल्ड स्टील तो है, प्लेन बार तो है, लेकिन वो कैसी है, कंप्रेशन में, उस पर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। तब क्या होगा, अगर कंप्रेशन है तो तब हम कंप्रेशन के लिए क्या करते हैं, टाउ बी डी की वैल्यू में 25% और ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं 25%, टाउ बी डी की वैल्यू का 25%। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा एल डी का क्या होगा, 5 सिग्मा एस टी 4 टाउ बी डी, ये तो पहले वाला ही रहेगा। हमें 25% ऐड करना है, तो इंटू 1.25, ये इस तरीके से हम कंप्रेशन का निकाल लेंगे। अब ये तो बात हो गई माइल्ड की। अब बात करें हम दूसरे HY स्टील की बात, HYSD स्टील, या फिर हम क्या कह सकते हैं, Fe 415, Fe 500, 550, कोई भी हो सकती है इसके अंदर। तब आप क्या यूज करेंगे, पहली कंडीशन हमारी टेंशन की, जब बार हमारी टेंशन में है तो टेंशन के लिए HYSD में हम 60% ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, 60%। जो हमारी प्लेन बार थी उसके लिए यही फॉर्मूला आ रहा था, लेकिन अगर हमारी बार टोर बार है या TMT बार है तो हम क्या करेंगे, 60% वैल्यू को और अधिक बढ़ा दे, ऐड कर देंगे। तो टेंशन का फॉर्मूला एल डी इजकल टू 5 सिग्मा एस टी 4 टाउ बी डी। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 60%, मतलब कि आप सीधे सीधे 1.6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये अलग अलग फॉर्मूले बुक में दिए गए हैं, अगर आप अलग अलग याद करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। उससे बेटर है अगर आपको ये कंडीशंस पता है तो आपके लिए फॉर्मूला इजी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ उसमें कंडीशन के हिसाब से 1.25 1.6 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यही चीज अगर कंप्रेशन में हो तब क्या होगा, कंप्रेशन, एक तो टोर बार ऊपर से कंप्रेशन में, एक तो HYSD और ऊपर से कंप्रेशन में, तब एलडी क्या निकलेगा। कंप्रेशन के लिए हमें पता है 25% जोड़ते हैं, टोर के लिए हमें पता है 60% जोड़ते हैं। ये टोर भी है और कंप्रेशन भी है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 25% और ऐड 60%। इसमें हम दोनों ही ऐड कर देंगे, क्योंकि HYSD का 60% और कंप्रेशन का 25%। तो ये क्या बन जाएगा, 5 सिग्मा एस टी 4 टाउ बी डी
इंटू 1.25 इंटू में 1.6। कुछ नहीं है फॉर्मूले में, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर प्लेन बार है तो हम कंप्रेशन में ही ऐड करेंगे, बस टेंशन हमारा वही रहेगा। HYSD बार है मतलब FE 415 से ऊपर की, तो हम क्या करेंगे, टेंशन के लिए 60% और जोड़ देंगे, मतलब 1.6 का फॉर्मूले में नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर कंप्रेशन में है तो HYSD का 60 और कंप्रेशन का 25 दोनों को ही हम क्या कर देंगे, नीचे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम अपने टेंशन के लिए, हर चीज के लिए LD की वैल्यू निकाल सकते हैं। LD रिक्वायर्ड, आवश्यक डेवलपमेंट लेंथ। अब हम अपना दूसरा बॉन्ड देखते हैं। दूसरा बॉन्ड है हमारा लोकल बॉन्ड। लोकल बॉन्ड को देखते हैं। डायरेक्ट बॉन्ड तो हमने ये देखा था कि हमें कितना आवश्यक है उसको दबाने के लिए अंदर। अब हमारी बीम जो कुछ इस तरह से होती है, जब इसमें कोई बार पड़ी होती है, हमने ये LD तो चेक कर लिया कि हमें कितना रिक्वायर्ड है, पर एक्चुअल में क्या होता है, इस बीम पर जब बेंडिंग मूवमेंट लग रहा होता है तो बेंडिंग मूवमेंट हमें पता है क्या होता है। BMD जो हम बनाते थे, अधिक बीच में अधिकतम होता है और किनारों की तरफ, सपोर्ट की तरफ क्या होता है, ये घटता जाता है, मतलब कि घटता जाता है। इसका मतलब हमारी पूरी बीम में बेंडिंग मूवमेंट एक नहीं रहता है, और जिसके कारण क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट हमारा अलग अलग है हर सेक्शन पर। यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो हर सेक्शन पर अलग अलग होगा, जिसके कारण इसमें जो टेंशन उत्पन्न हो रही होगी वो भी अलग अलग होगी। और टेंशन जब अलग अलग होगी तो क्या होगा, ये टेंशन कुछ और है, ये टेंशन कुछ और है, तो यहाँ की कंक्रीट अलग होने की कोशिश करेगी। तो एक्चुअल में ये चीज हो रही है, जबकि हमने तो बस ये देख लिया कि कंक्रीट को दबाने के लिए इतना, वो डायरेक्ट हमने एक एज्यूम देख लिया था। पर लोकल में हमारा क्या हो रहा है, बॉन्ड में अलग अलग टेंशन की वजह से अलग हो रही है कंक्रीट अलग अलग तरीके से। तो एक्चुअल में जो अवेलेबल लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मतलब कि अवेलेबल डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L0 प्लस में 1.3 m1/v। ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है लोकल को, जो बेंडिंग मूवमेंट के कारण अपनी जगह से अलग अलग हो रही है हर जगह से। इससे होता क्या है फॉर्मूले से, यहाँ पर ये जो v है ये क्या है, शियर फोर्स। जिस काट पर LD चेक कर रहे हैं, मतलब कि लोकल बॉन्ड का मतलब है कि हम हर एक अलग अलग सेक्शन के लिए अपनी LD जहां चेक कर रहे हैं वहीं पर देखना। तो अगर हम इस काट पर चेक कर रहे हैं LD डेवलपमेंट लेंथ, तो हम इस पर कितना शियर फोर्स आ रहा है, कितना मूवमेंट आ रहा है उसको अलग करेंगे। यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ के लिए अलग। तो लोकल का मतलब है लोकली अलग अलग देखना सब चीज को प्रैक्टिकली। तो V इजकल टू शियर फोर्स, जिस कार्ड पर LD चेक कर रहे हैं, V इजकल टू क्या होता है आपका, कैसे याद करते हैं, WL/2 से। M1 क्या है यहाँ पर, M1 है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो भी जिस कार्ड पर LD चेक कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, बेंडिंग मूवमेंट के कारण। तो हम जिस कार्ड पर सेक्शन चेक कर रहे हैं वहां पर हमने बेंडिंग मूवमेंट को भी कंसीडर कर लिया, ताकि हमें अपना L अवेलेबल पता चल जाए कितना होना चाहिए। अब यहाँ L0 देखते हैं, ये L0 क्या होता है, L0 होता है हुक के कारण एंकरेज लेंथ। हुक के कारण एंकरेज लेंथ, ये हमारी कोई बार है जिसको आपने LD इतना दबा दिया,
ये तो हमें पता है एलडी हमें इतना दबाना है कंक्रीट में, पर कुछ एक्स्ट्रा और रखा जाता है ताकि हमें हुक बनाने में दिक्कत ना हो। इसको बोलते हैं L0। जो एक्स्ट्रा एलडी से अलग ली जाती है वो क्या होती है, L0। प्लेन बार के लिए तो आपकी ये इस तरीके से हो गई। अगर आपकी बार 45 डिग्री पर एंगल है, 45 डिग्री एंगल पर है, मुड़ी हुई है, ये एक्स्ट्रा लेंथ हुक के लिए है। तो हमें हुक बनाना हो तब क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल में तो हम हुक ही बनाते हैं और एलटी क्या थी, वो प्लेन के लिए थी। तो जब हुक बनाते हैं, अगर 45 डिग्री पे अपनी बार को मोड़ा है इस तरह से, तो आपका L0 ये जो होगा, ये होगा 4 डाया। L0 कितना होगा, 4 डाया। अगर यही बार आपकी 90 डिग्री पर मोल्ड है, अगर इसको आपने हुक को 90 डिग्री पर बनाया है, नाइन्टी डिग्री पर मुड़ा हुआ है, तो 4 डाया और 4 डाया, ये हो जाएगा L0 इक्वल टू 8 डाया। यहाँ डाया क्या है, डाया ऑफ बार। अगर ये 135 डिग्री एंगल पर मोल्ड है, सॉरी, अगर 135 डिग्री पर मोल्ड है तो आपका L0 इक्वल टू हो जाएगा 12 डाया। मतलब कि हर एक 45 डिग्री एंगल के लिए हम 4 डाया को बढ़ाते चलते हैं और इस तरीके से अपने हुक्स को निकालते चलते हैं। अगर 180 है तो आगे और 4 डाया बढ़ जाएगा। तो ये तो L0 होती है। इसकी वैल्यू जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम अपने न्यूमेरिकल में L0 की वैल्यू सीधे सीधे 12 डाया और D, जो भी इसमें अधिकतम हो, जो भी अधिकतम हो वो ली जाती है। इस फॉर्मूले में L अवेलेबल वाले फॉर्मूले में आप V तो कैसे निकालेंगे, WL/2 से, या फिर आपको शियर फोर्स दिया गया होगा उस कार्ड पर। M1 कैसे निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है उस कार्ड पर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ST AST D - x/3। इससे आप M1 निकाल लेंगे। आपको जरूरत होगी L0 की, तो L0 आप कैसे निकालेंगे, 12 डाया और D, जो भी अधिकतम होगा। D यहाँ पर क्या है, प्रभावी गहराई, प्रभावी गहराई, इफेक्टिव डेप्थ, या फिर 12 डाया, डाया ऑफ बार। जितनी भी, अगर आपकी 20 mm की बार है तो आप उसमें 12 का मल्टीप्लाई करके यहाँ निकाल लेंगे, और D जितनी भी आएगी, जो भी अधिकतम होगा उसको आप L0 मानकर चलेंगे। इस तरह से L0 निकालेंगे। जब हमारे पास L अवेलेबल की वैल्यू आ जाएगी और हमने निकाली थी LD रिक्वायर्ड और L अवेलेबल, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई। ये तो आवश्यक थी, तो अवेलेबल जो है वो आवश्यक से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ हमें करना है कि हमारी अवेलेबल जो है वो कम नहीं होनी चाहिए LD रिक्वायर्ड से। आवश्यक लंबाई से अवेलेबल लंबाई कम नहीं होनी चाहिए, हमें बस यही चेक करना है। L अवेलेबल कम नहीं होनी चाहिए LD रिक्वायर्ड से। जब हम LD रिक्वायर्ड निकाल चुके होंगे, जो भी वैल्यू आई होगी 20 mm 15 mm, तो आपकी L अवेलेबल उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो ही आपका बॉन्ड क्या है, अच्छा है। तो ये तो बॉन्ड के लिए था। अगर आवश्यक लंबाई से भी अधिक लंबाई की आपकी बार डली हो तो क्या होगा, अगर हमारे पास ऐसा हुआ कि हमारी जो आवश्यक लंबाई थी LD रिक्वायर्ड वो ज्यादा हो गई L अवेलेबल से,
जो उपलब्ध लंबाई है उससे एल टी रिक्वायर्ड ज़्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, तब हम करते हैं लैप स्प्लाइस। ऐसा तो है नहीं, हमें वैसे तो हमारी कंडीशन यही है कि ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आवश्यक लंबाई हमारी ज़्यादा है अवेलेबल लंबाई से, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर लैप स्प्लाइस देते हैं। लैप स्प्लाइस क्या होता है, जब छड़ों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। अगर आपकी कोई बार है, तब हम आवश्यक लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, अपनी लंबाई को मैनेज करने के लिए ये लैप स्प्लाइस देते हैं। इसे कहते हैं लैप स्प्लाइस। छड़ों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो जब आवश्यक लंबाई अवेलेबल लंबाई से अधिक हो, तो छड़ों को एक दूसरे के ऊपर लैप प्रोवाइड करके लेंथ प्रोवाइड की जाती है। क्या की जाती है, लंबाई प्रोवाइड की जाती है। जिसे क्या कहते हैं, लैप स्प्लाइस। अगर आपसे पूछे लैप स्प्लाइस क्या होता है, तो बारों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना। अब जब हमारी ऐसी कंडीशन आई तो हमने बारों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया, तो ये लैप स्प्लाइस कितना होना चाहिए। पहली बात तो जब हमारी बहुत सारी सरिया होती है बीम के अंदर, ये किसी बीम के अंदर होगी, किसी बीम के अंदर होगी, तो हमें ध्यान रखना होता है कि लैप स्प्लाइस ऐसी जगह पर दिया जाएगा जहां बेंडिंग मोमेंट अपने अधिकतम का आधा हो, अपने अधिकतम का आधा हो। इसका मतलब अधिकतम कहाँ होता है, बीच में। तो कभी भी सरियाओं को बीच में एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों, अगर आपकी सरिया एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है और जब बेंडिंग मूवमेंट हुआ तो ये क्या है, ये झुकने की कोशिश करेंगी। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और ये एक दूसरे के ऊपर से हट जाएंगी। जब ये झुकेंगी तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगी और इनका स्प्लाइस खराब हो जाएगा। इसलिए जहां पर बेंडिंग मूवमेंट अपने अधिकतम का आधा हो वहां पर स्प्लाइस दिया जाता है। मतलब कि केंद्र से हटकर, दूर हटकर हम अपनी सरियाओं को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हैं। स्प्लाइस का मान जो टेंशन के लिए होना चाहिए, अगर टेंशन है तो लैप स्प्लाइस आपकी एल जो है वो कैसे निकलेगी, एल और 24 डाया। आपको कितना चढ़ाना है, लैप स्प्लाइस की वैल्यू ये होगी टेंशन में, एल और 24 डाया, इसमें जो भी अधिकतम हो विच इज मैक्सिमम। कंप्रेशन में क्या होगी, इन कंप्रेशन, सॉरी टेंशन में 30 डाया, कंप्रेशन में 24 डाया, विच इज मैक्सिमम। एलडी क्या है, हमारी डेवलपमेंट लेंथ, और 24 डाया का मतलब जो भी आपकी छड़ का डाया है उसमें आप 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों वैल्यू में से जो अधिकतम आएगी उसको आप क्या लेंगे, लैप स्प्लाइस। अगर आपकी एलडी 40 mm आई है और आपकी जो सरिया का डाया है वो 20 mm है, तो आप क्या करेंगे, टेंशन में है तो 30
इंटू 20 करके देखेंगे, 2 तिया 600, तब आप लेग स्प्लाइस कितना लेंगे 600 mm ये वाला जो ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम अपना लेग स्प्लाइस निकाल सकते हैं, मतलब कि दोनों ही कंडीशन के लिए। पहले तो हमारा एलडी ज्यादा होना ही नहीं चाहिए रिक्वायर्ड, अगर है तो आप उसमें लेग स्प्लाइस प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारा शियर और बॉन्ड का जो है WSM मेथड के लिए ये फिनिश होता है टॉपिक।